ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा और नंबर 1 शो दंगल का। आज का दंगल चुनावों में गठबंधन के अंदर मची हलचल पर है। इस हलचल की शुरुआत फिर बिहार से ही हुई है, जहां पर नीतीश कुमार की दिल्ली से वापसी के बाद हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। खासकर ये हलचल तब और ज्यादा बढ़ गई जब नीतीश कुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में पहुंच गए। लेकिन हरियाणा में आईएनएलडी के चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में, बड़े सम्मेलन में मुख्य अतिथि का न्योता स्वीकार करने के बावजूद नहीं गए। कांग्रेस भी नहीं गई, समाजवादी पार्टी भी नहीं गई, आरजेडी आरएलडी भी नहीं गई। मतलब कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के कई दलों ने गठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रही आईएनएलडी का बहिष्कार कर दिया। हालांकि ममता की पार्टी से डेरेक ओब्रायन, नीतीश कुमार की पार्टी से केसी त्यागी वहां आईएनएलडी के मंच पर मौजूद रहे। लेकिन नीतीश कुमार ने फिर से राजनीतिक पलटीबाजी के कयास को फालतू बताया है। वैसे इंडिया गठबंधन के अंदर हलचल पंजाब और बंगाल में भी काफी तेज है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं और जब चाहें सरकार गिरा दें। और बंगाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया है कि टीएमसी को भगवान भी नहीं बचा सकता। इतनी कड़वाहटों के बावजूद इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के बीच उम्मीद है, हौसला है कि आने वाले चुनावों में वो बीजेपी को शिकस्त दे पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे से पहले एकता सवालों के घेरे में है? क्या इंडिया गठबंधन के छोटे दल कांग्रेस पार्टी की शर्तों पर काम करने को मजबूर हैं? क्या कांग्रेस गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों को स्पेस देने को तैयार नहीं दिख रही है? वहीं दूसरी तरफ दक्षिण से भी बड़ी खबर सामने आई। यहां पर बीजेपी का साथ एआईएडीएमके की ओर से छोड़ दिया गया, जिसको लेकर विपक्षी दल अब बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। ऐसे तमाम सवालों पर, मुद्दों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दरवाजे पर चुनाव और गठबंधन का ऐसा गोलमाल कि नेता भी कंफ्यूज कि जाना किधर है, वोटर भी कंफ्यूज कि चुनना किसे है। ये फूल है, जाल है या राजनीति का जाल है? नेता बताते नहीं, जनता पूछती नहीं। लेकिन गठबंधन में गोलमाल की खबरें ये हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए वापसी पर अफवाह है। पंजाब में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को खत्म कर डालने का रोड मैप बता दिया है। हरियाणा में टीएमसी ने कांग्रेस को ईगो जेब में रखने की चेतावनी दी है। बंगाल में कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर अटैक शुरू कर दिया है। इन सियासी कोहराम की कहानी देखने से पहले दो बड़े आयोजनों का किस्सा सुनिए। बड़ी उम्मीदों से बना था 26 दलों का गठबंधन। शुरू से ही पीएम पद के चेहरे से लेकर संयोजक पद तक पर दावे हुए। न चेहरा घोषित हुआ, न संयोजक। लेकिन अब बंदर खाने खटपट का खेल बढ़ता जा रहा है। ताजा मिसाल दो मौके पर दिखी, जब इंडिया गठबंधन में शामिल नीतीश कुमार बीजेपी के पूज्य पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने पहुंच गए। सियासत को और क्या चाहिए? मौका। तरह तरह की बातें हवा में उड़ने लगी। कोई स्वागत करने लगा, कोई चेतावनी देने लगा। स्वागत चलिए। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। सियासी पतंगबाजी यहां तक पहुंच गई कि जब से नीतीश कुमार G20 में नमस्कार करके लौटे हैं, तब से हलचल कुछ ज्यादा ही है। एक दिन में दो बार लालू यादव से मिलने पहुंच रहे हैं। सवाल पूछने पर कहते हैं कि सब फालतू बात है। सच्चाई है क्या कि आपका लगाव एनडीए की तरफ ही आ रहा है? क्या एनडीए की तरफ आ रहा है लगाव आपका? चर्चा चल रही है। क्या फालतू बात ये चल रही है, चर्चा चल रही है सर। छोड़िए ना भाई, किसको क्या चर्चा करते रहना है। नीतीश तो नीतीश 5 बार पाला बदल चुके हैं। एक बार फिर बदल लें तो हैरानी नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन में गोलमाल और व्यापक होता दिख रहा है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता इंडिया गठबंधन का दम भरते रह गए। कांग्रेस पार्टी ने चौधरी देवीलाल की जयंती पर आईएनएलडी के मंच का ही बहिष्कार कर दिया। नीतीश कुमार मुख्य अतिथि थे, वो आए ही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाथ में न्योता लिया था, नहीं आए। उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जयंत चौधरी, कोई नहीं आया। कांग्रेस की ओर से बहिष्कृत मंच पर इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता पहुंचे तो कांग्रेस को वार्निंग दे डाली। उधर बंगाल में कांग्रेस ने टीएमसी को वार्निंग दे दी है। और बगैर इसके कोई एकता न यहाँ होगी न दिल्ली में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जी कोई दल है जो बड़ा ईगो है,
এই দলকে বলে রাখলাম আজকে, মমতা নয় ভগবানও বাঁচাতে পারবে না তৃণমূল দলকে। তৃণমূল দলের পতন হতে হবে, ভগবান এই দলকে বাঁচাতে পারবে না। इंडिया गठबंधन में आपसी कलह का राष्ट्रीय असर वाला एक प्रादेशिक समाचार पंजाब से भी आया है। 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ। 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸੀਟਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਓਗੇ 2 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 32 ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨੇ, 32 ਆਦਮੀ, 18 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। थोड़ा जा लाहौर मारना चित करके छोड़। हैरानी है कि इतने कोहराम के बावजूद गठबंधन के कुछ दल इस उम्मीद में हैं कि कोहराम तो एनडीए गठबंधन में भी है, क्योंकि एआईएडीएमके ने एनडीए में शामिल होने से इनकार कर दिया है। और भी लोग जाएंगे, सिर्फ एआईएडीएमके नहीं, और भी जाएंगे। इतना नहीं बोल रहा हूं मैं, 2024 से पहले बीजेपी भी टूटेगी। अब फिलहाल चुनावी रण में उतरने से पहले गठबंधन के अंदर गोलमाल का खेल जारी है। इस खेल से पर्दा उठने में अब ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद तस्वीर बहुत कुछ साफ होने लगेगी। 2024 के चुनाव से पहले सारे गोलमाल का पर्दाफाश होना भी लाजमी है। आज तक ब्यूरो। इसीलिए कार्यक्रम का नाम आज हमने दिया है सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है। हर एक दल कब कौन कहां किसके पाले में चला जाए अभी कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि 150 दिन और बाकी रह गए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शिवम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। आप युवा चेहरा हैं बीजेपी के। धीरेन्द्र कुमार जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। रविश श्रीवास्तव जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलूक नागर साहब, आप एमपी हैं लोकसभा के, बीएसपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ खान जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही इस वक्त हमारे साथ सुशील कुमार मोदी जी, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के और राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक्सक्लूसिव आज तक पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुशील मोदी जी आपका। और मेरा पहला सवाल यही है, देवीलाल जी की जयंती पर नहीं जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जाना नीतीश कुमार का बीजेपी को क्या कोई खास संदेश दे रहा है? देखिए, वो संदेश बीजेपी को नहीं दे रहे हैं, वो संदेश कांग्रेस राजनीति को दे रहे हैं। और ये देखिए, मैं नीतीश जी को वर्षों से जानता हूं। जब हमारे साथ थे तो वो अपनी नजदीकियां कांग्रेस से दिखाते थे और डराते थे बीजेपी को कि अगर गड़बड़ करोगे तो तुम्हारे साथ छोड़कर हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, आरजेडी के साथ जा सकते हैं जी। तो कल दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती में जाना, ये आरजेडी कांग्रेस को डरा रहे हैं कि देखो अगर मैं चाहूंगा तो कल मैं बीजेपी के साथ जा सकता हूं। इससे देखिए, इस कलाबाजी में वो माहिर आदमी है और जाने का तो देखिए प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैंने कल भी कहा कि नीतीश जी लाख प्रयास कर लें, अब उनके दरवाजे सदैव सदैव के लिए, हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जिस व्यक्ति ने 2-2 बार बीजेपी को धोखा दिया और अब तो उनके पास वोट ट्रांसफर करने की क्षमता भी नहीं बची है, तो वो तो अब एक बोझ बन चुके हैं किसी भी गठबंधन के लिए। तो जो पॉलिटिकल लाइबिलिटी है उसको क्यों कोई व्यक्ति अपने साथ ढोने का काम करेगा? पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीट भी नहीं जीत पाए। अगर नरेंद्र मोदी नहीं गए होते तो 25-30 पर रह गए होते। तो देखिए, जो नीतीश जी का जो ऑरा था वो समाप्त हो चुका है। तो चाहे वो राजद गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो जी, अब किसी भी गठबंधन में वो वोट दिलाने की उनकी क्षमता नहीं है। इसलिए बीजेपी को नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं है। वो लाख प्रयास भी अगर कर ले, वो चाहेंगे तो भी बीजेपी ने अपना दरवाजा उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिया है। इसलिए इधर उनके आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं सहयोगी के तौर पर? और पशुपति पारस आपके ही सहयोगी हैं, वो तो कह रहे हैं स्वागत है भाई, स्वागत है। ठीक है, पशुपति जी की जो जानकारी होगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं, नीतीश जी के बहुत करीबी लोग हम लोग को फिलर भेजते रहते हैं कि नीतीश जी अगर आप राज्यपाल बनवा दीजिए, कुछ करवा दीजिए तो मामला बन सकता। क्यों राज्यपाल बनाएंगे? राज्यपाल बनाकर हमको क्या मिलने वाला? और अब तो बीजेपी बिहार में इतनी ताकतवर हो गई है, 3 में से 2 बाई इलेक्शन जीते और आज तक जो भी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 14 का हो या 19 का हो, बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा है,
तो 2024 में बीजेपी अपने बलबूते अपने सहयोगी दलों के साथ, और हम बहुत बड़ी संख्या में सीटें जीतने जा रहे हैं। तो इसलिए कोई नीतीश जी की हमको आवश्यकता नहीं है, वो डराते रहे राजद कांग्रेस को। इसलिए राजद कांग्रेस वालों को भी मैं बता दूं कि डरने की जरूरत नहीं है, उनका दरवाजा बीजेपी के लिए बंद हो चुका है। इसलिए आप उनसे डरिए नहीं, वो अब कहीं नहीं जा सकते। उनकी मजबूरी है कि वो वहीं रहेंगे, गिरते पड़ते उनके वहीं रहना जो है उनकी नियति बन चुकी है। दो बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई, एक तो राज्यपाल बनाने के लिए किसने आप लोगों से कहा, ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि राज्यपाल बना दिया जाए, ये कहां से आप लोगों के पास आया। और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपकी ओर से जो बातें कही गई हैं वो तो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं विपक्ष इंडिया के साथ, तो ये क्यों आंखें तरेरेंगे आरजेडी और कांग्रेस को, नीतीश कुमार? नहीं देखिए पहली बात तो जो राज्यपाल वाली बात है, उनके नजदीकी लोग जो हम लोग के संपर्क में रहते हैं, वो लोग बार बार ये कहते हैं कि नीतीश जी वहां खुश नहीं हैं। भले ही उन्होंने शुरुआत की होगी कि विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन सेकेंड और थर्ड मीटिंग के बाद वो सल्किंग मूड में चले गए हैं। और उनकी पुरानी आदत है कि बहुत दिनों तक वो खुश नहीं रहते हैं, फिर वो नाराज वाली मनस्थिति में कोप भवन में जाने वाली स्थिति में चले जाते हैं। तो अभी इंडिया गठबंधन में जो कुछ हो रहा है उससे वो खुश नहीं है। और इसलिए उनके लोग पता नहीं उनके कहने पर ये मैसेज देते हैं या उनकी सदिच्छा है कि बीजेपी वाले कुछ बना दें। इसलिए देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं अधिकृत तौर पर आपसे कहूंगा कि उनके कई नजदीकी लोगों ने यह मैसेज हम लोग को दिया। लेकिन बीजेपी प्रश्न ही पैदा नहीं होता है कि नीतीश कुमार के साथ अब हम किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई समझौता करें, वो दौर चला गया। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि 3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 बाई इलेक्शन हम जीते और तीसरा मोकामा के बाई इलेक्शन में 64,000 वोट बीजेपी को प्राप्त हुआ है। हम 24 भी जीतेंगे और 25 में भी बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। सुशील कुमार मोदी जी, लेकिन आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार कैसे बीजेपी या आरजेडी दोनों ही पार्टियों के लिए बीते कई सालों से मजबूरी का नाम भी बन चुके हैं। अब मेरा अगला सवाल है, आप कह रहे हैं बीजेपी के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, नीतीश कुमार को अब हम नहीं ले सकते। दूसरी तरफ जब गृह मंत्री जी बिहार जाते हैं तो उनकी ओर से तेल और पानी का उदाहरण दिया जाता है, ये कहते हुए तेल पानी कभी एक नहीं हो सकते, तेल पानी को गंदा कर देता है। अब इससे तो यही समझा गया कि जो पानी है वो नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं और एक सॉफ्ट संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है गृह मंत्री की ओर से। नहीं देखिए, कोई सॉफ्ट संदेश नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य यही है कि नीतीश और लालू ये एक बेमेल गठबंधन है, ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। दोनों के काम करने का तरीका, दोनों की केमिस्ट्री, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और नीतीश जी जितना कंफर्टेबल बीजेपी के साथ रहे, वो कंफर्ट कभी उनको आरजेडी के साथ नहीं मिल सकता है। इस अर्थ में उन्होंने कहा, तो इसलिए ये जो गठबंधन है ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। और आज भी जदयू के अगर लोगों का सर्वे कराएं, रेफरेंडम कराएं, तो आज भी जेडीयू के एमपी एमएलए 90% जो 90% कार्यकर्ता हैं, वो यही मत प्रकट करेंगे कि नीतीश जी को बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए। और बहुत बड़ी संख्या में एमपीज को आज भी ये लगता है, एयरपोर्ट पर प्लेन में चलते फिरते एमपीज मिलते हैं, विधायक मिलते हैं, उनको यह भरोसा है कि नीतीश जी आज न कल बीजेपी के साथ जाएंगे। तो ये उनका भरोसा है। लेकिन मैंने कहा कि अमित शाह ने, नड्डा जी ने साफ कर दिया है कि अब वो कुछ भी प्रयास करे, अगर आना भी चाहें तो बीजेपी अब कभी भी नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं लेगी। अब ये तो वही बात हो गई ना सर, चित भी मेरी पट भी मेरी। आप कहेंगे उनसे आपका रिश्ता बेमेल है, आपका मेल वाला रिश्ता तो बीजेपी के साथ था, फिर आप कहेंगे कि दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हैं। इससे थोड़ा आगे बढ़कर अब तो जेडीयू के भीतर से झगड़े की भी खबरें सामने आ रही हैं, तो आप लोगों के लिए ये किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को आप? नहीं देखिए, वो उन क्षेत्रीय दलों के अंदर अब अशोक चौधरी, ललन सिंह का झगड़ा ये जग जाहिर है। वहां पर भयंकर ललन सिंह से कोई खुश नहीं है, तो ये उनके पार्टी का आंतरिक मामला, चूंकि अंततः नेता तो वहां नीतीश कुमार, न ललन सिंह है न अशोक चौधरी है, तो ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला वो चलता रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जब एक निर्णय ले लिया तो लोगों की मजबूरी है कि वो उनको नकार नहीं सकते हैं, उनके विरोध में जाकर कोई बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उनके सारे विधायक, सांसद और कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी के साथ नीतीश जी चले जाएं,
ये वो चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अगर पूछें आप जी, तो बीजेपी के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के नाम से हड़कते हैं। वो किसी भी कीमत पर वो स्वीकार नहीं करेंगे। रिवोल्ट हो जाएगा बीजेपी में अगर कोई ऐसा निर्णय कोई केंद्र कभी कर दे, मान लीजिए खुदा न खास्ते, तो बीजेपी अब का जो आम कार्यकर्ता है, आम मतदाता है, हाँ। वो नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को स्वीकार करने की खबर दिल्ली से आती भी है सामने, ऐसा कोई निर्देश मिलता है, तो फिर बीजेपी बिहार के भीतर बगावत हो सकती है नीतीश कुमार के नाम पर? हो सकती है बगावत, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो इतना खुश है। जिस दिन ये गठबंधन टूटा, लोगों ने मिठाइयां बांटी, पटाखे छोड़े कि बोझ उतरा हमारे ऊपर से, अब अपने बलबूते सरकार बनाएंगे। और देखिए, केंद्र भी कोई ऐसा निर्णय नहीं करता है बिना राज्य की राय लिए हुए, बिना राज्य के भावनाओं को समझे हुए केंद्र कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं करता है। और इसलिए जब अमित शाह ने ये स्पष्ट कर दिया, एक नहीं दो सभाओं के अंदर ये स्पष्ट कर दिया, तब इसके बाद मुझे लगता है कि केवल कयास मीडिया जो लगाता रहता है और ये जदयू के कुछ लोग भी प्लांट करते रहते हैं ताकि लालू यादव आतंकित हो जाए। लालू यादव को आज भी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग को 2 बार धोखा दिया तो लालू यादव को 3 बार धोखा दिया। तो लालू यादव को भी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस को भी भरोसा नहीं है कि पता नहीं नीतीश कुमार क्या करेंगे। लेकिन मैं कांग्रेस राजद के नेताओं को स्पष्ट करना चाहूंगा कि बीजेपी की लाइन क्या है, सोच क्या है, इसलिए किसी को आतंकित होने और डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा दिलचस्प हो गया है कि अब आप कांग्रेस और आरजेडी को इस बारे में भरोसा दे रहे हैं कि आप आतंकित मत होइए, क्योंकि वो बीजेपी के साथ नहीं आएंगे, बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। एक आखिरी सवाल सुशील कुमार मोदी जी आपसे, आप घर के भीतर का झगड़ा भी तो आप लोग सुलझा नहीं पा रहे हैं। अब चुनावों में 150 दिन का वक्त बाकी है। चिराग पासवान, पशुपति पासवान, इन लोगों के बीच क्या होगा? सीटों को लेकर अक्सर तनातनी की खबरें चाचा भतीजे के को लेकर सामने आती रहती हैं। तो फिर एनडीए की मजबूती कैसे होगी अगर अंदर ही इस तरह की खींचतान बनी रहेगी? तो नहीं, कोई खींचतान नहीं है। समय आने पर सारा मामला सुलझ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। चिराग जी भी संपर्क में है, पारस जी तो हैं संपर्क में, तो सारा मामला चुनाव जब नजदीक आएगा तो चाचा भतीजा का झगड़ा हम सुलझा लेंगे, उसमें मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुशील कुमार मोदी जी आज तक से जुड़ने के लिए और तमाम बिहार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने के लिए। सुशील कुमार मोदी को आप सुन रहे थे, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं और कहीं से भी अगर बिहार बीजेपी के लिए इस तरह की खबर सामने आती है तो फिर बीजेपी के भीतर नीतीश कुमार को लेकर बगावत हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार को स्वीकारने को बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता तैयार नहीं है। अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि श्रीवास्तव जी, एक जल्दी से टिप्पणी आपकी लेते हुए। देखिए, नीतीश कुमार की ओर से एक मैसेज दिए जाने का काम भले ही किया जा रहा हो, लेकिन लेकर चलूंगी पंजाब, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ऐसा लग रहा है सिर्फ फुटबॉल का दौर जारी है। फिर कैसे रहेगी ये विपक्षी एकता इंडिया गठबंधन की? चित्रा जी, जब भी इस प्रकार की बातें होती हैं तो जो लोकल पार्टी होती है, जो जैसे कांग्रेस है पंजाब में, जैसे दिल्ली में कांग्रेस है, तो वो हर पार्टी अपना अपना दावा रखती है। अगर दावा नहीं रखेगी तो क्या कहेगी? आप जवाब सोचिए खुद ही कि नहीं हम बैठे रहेंगे चुपचाप और दूसरी कोई भी पार्टी यहाँ पे लड़के सब जीत जाएगी। क्या जो उनकी पार्टी के जो सुपीरियर हैं, जो हाईकमांड हैं, वो क्या कहेंगे? एक पार्टी कार्यकर्ता सब घर में बैठ जाएं, कोई काम ना करे, यहाँ पे हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा होता है कभी क्या? और जहां तक सवाल आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी का कोई विधायक खरीदने की हैसियत इस देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। अरे बाजवा साहब कह रहे हैं 32 टूटने को तैयार है आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी का कोई एमएलए बिका है और ना भविष्य में बिकेगा। बाजवा जी को जो इच्छा है वो बयान दे कि मैं 13 अभी जीत जाऊंगा और 32 मुझे रोज फोन कर रहे हैं और 34 मेरे दरवाजे पे बैठे हुए हैं। ये सब बकवास का, बेसलेस बातों का कोई मतलब नहीं है। आपको लग रहा है कि ये बेसलेस बातें हैं, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से मैं बता दूं, प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के नेता की ओर से दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। 13 लोकसभा जिता दें, उसके बाद 2 महीने में तो सरकार कांग्रेस की बन जाएगी, वहां पर टूट फूट हो जाएगी, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन शिवम त्यागी जी, आप लोगों के लिए भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। विपक्षी इंडिया पर तो बड़ी नजर है बीजेपी की, लेकिन दक्षिण से एआईएडीएमके ने चुनाव के ठीक पहले
आप लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। हाँ, लेकिन चित्रा जी उसके बाद आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे किस तरीके से पटाखे फूटे और खुशी है वहां की यूनिट में, और जिस तरीके से अन्नामलाई जी के समय में यात्रा चल रही है, उसका दूसरा चरण है। मुझे लगता है कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इंडिया अलायंस की, अगर जो इंडी गठबंधन की हम खास तौर पर बात करें, तो इनको तो परेशानी है। और इन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि अगर एक राज्य में कोई एक पार्टी है तो दूसरी पार्टी जो है वो अपना पक्ष छोड़ दे। ऐसा ही होता है, गठबंधन का आमतौर पर मतलब यही है। अगर भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी का अलायंस है और अलायंस कहीं पर चुनाव में जाता है तो अपनी अपनी सीटें तय होने के बाद एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं होती है। और ये सिर्फ प्रताप बाजवा ने नहीं कहा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल जो है कैंपेन करने पहुंचे थे और किस तरीके से मध्य प्रदेश में पहुंचे थे। लेकिन प्रॉब्लम है ना सूत ना कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, जो वो कहावत है। अभी नेता तय नहीं हुआ है, अभी संयोजक तय नहीं हुआ है, अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, और हालात ऐसी है कि बिहार चले जाइए तो वहां पार्टियों में भी परेशानी है, आपस में भी परेशानी है, मुख्यमंत्री भी सबको अलग अलग अपनी अपनी पार्टी का चाहिए, और अंत में आकर दिल्ली में अगर मिलते हैं तो मैं मानता हूं कोई भी नेता आज तो इस हालात में नहीं है जो किसी दूसरे नेता को टॉलरेट करने के लिए या बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो। ठीक है, ये आपकी ओर से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब मैं आ जाती हूं मलुक नागर सिंह, मलुक नागर साहब आपके पास। बीएसपी तो ना 3 में है ना 13 में है, तो ये जो इंडिया गठबंधन का चल रहा है या फिर एनडीए गठबंधन का चल रहा है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इसको? देखिए 3 में ना 13 में जब पार्टी शुरुआत हुई थी तो काशीराम जी ने 3 और 13 का जवाब दिया था। 3 एमपी जीत के आए थे और 13 एमएलए जीत के आए थे शुरू में ही। तो आपका 3 और 13 का जवाब है। रही बात इसकी, 13.5% हम उत्तर प्रदेश में हैं और जिधर भी हम चले जाते हैं पूरी की पूरी सीट उसी पे जीत जाती है। मैंने पार्लियामेंट में बोला था ये बात। हाँ। तो हम 13 में भी हैं, 3 में भी हैं, और उत्तर प्रदेश उधर जाएगा जहां हम हैं। किधर जा रहे हैं? हमारी बहन मायावती जी कह चुकी है आप कह रहे हैं कि हमारी हवा जिधर रहती है उधर के लोग जीतते हैं। किधर जा रहे हैं आप लोग? कुमारी बहन मायावती जी कह चुकी हैं कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे और 50 सीट हम बाहर प्रभावित करते हैं। तो प्लीज इतना हल्का मत आंको हमें। और जहां तक बात है इस गठबंधन और महागठबंधन की, रोज टेलीविजन पे डिबेट चलती है, रोज कांग्रेस के बयान आते हैं, रोज आप पार्टी के बयान आते हैं, रोज जनता दल यू के बयान आते हैं, रोज पंजाब से बयान आते हैं, रोज हरियाणा से जवाब आते हैं, रोज यहाँ कांग्रेस में दिल्ली में मीटिंग होती है, अलका लंबा कहते हैं 7 की 7 सीट पर लड़ेंगे। मुझे तो लगता है चुनाव से पहले गठबंधन महागठबंधन ये रुकना ही मुश्किल है। इसलिए हम तो बिल्कुल साफ खड़े हैं, अलग पहले एक हो जाए और विचारधारा एक हो जाए, आपस में तालमेल बैठ जाए, सीट का बंटवारा चले जाए। यूपी में सीट में जाएंगे, बताइए कांग्रेस को माननीय अखिलेश जी और जैन जी कितनी सीट देंगे इनको? हाँ। अब 2019 में बराबरी पर सपा बसपा लड़ भी ली थी बीजेपी के सामने, तो कितनी सीटें आप लोगों ने बीजेपी से हासिल कर ली थी? ये सवाल भी तो पलटकर पूछा जाएगा ना। मलुक जी आप आगे जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले तौसीफ खान जी एक टिप्पणी जल्दी से आपकी। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से कहा गया है, एक के बाद एक कई बड़े बयान उनकी ओर से दिए गए हैं। उन्होंने कहा है ना तो ममता ही ना भगवान इस दल को बचा सकते हैं, टीएमसी का पतन निश्चित है, ये सरकार गिर कर रहेगी, भगवान भी इस दल को नहीं बचा सकते। क्या चल रहा है तौसीफ खान जी बंगाल में? देखिए उनका जो स्टेटमेंट है वो शायद स्टेट इलेक्शन का रेफरेंस है, क्योंकि अगले साल तो एमपी का इलेक्शन होना है, वो तो असेंबली का इलेक्शन तो होना है नहीं। तो अगर हम 2024 पे नजर रखते हैं तो ममता बनर्जी की सरकार है, 2026 तक तो है, उससे पहले तो इलेक्शन होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह कि अभी जो एक बड़ा इवेंट हुआ कल, ऑफिशियली एआईडीएमके ने अपना अलायंस बीजेपी के साथ तोड़ दिया, और उसकी क्या वजह रहे, इन सारी चीजों पे भी थोड़ा चर्चा होना चाहिए कि एनडीए कहाँ है। क्या वो 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री जी के तौर पे नरेंद्र मोदी जी अपने आप को देखते हैं इन हालात में, जबकि उनके हाथ से कर्नाटका निकल गया, पंजाब में वो कहीं दिख नहीं रहे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बहुत अच्छा दावा है, वो लोग गवर्नमेंट बनाने वाले हैं, और जो 3 स्टेट जहाँ पे हो रहे हैं वहां पे भी बीजेपी के बहुत ही ब्राइट चांसेस नहीं है असेंबली इलेक्शन में। तो बीजेपी इन हालात में जो वो कर सकती है वो कर रही है, चाहे वो
आम आदमी पार्टी का बारे में कह रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो पंजाब में, या फिर नीतीश कुमार जी के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं बिहार में। हाँ। ये लेकिन अल्टीमेटली ये तो डिफ्लेक्ट किया जा रहा है अटेंशन को, जो बड़ा बॉम्ब उनके ऊपर में फूटा है एआईडीएमके की तरफ से। एआईडीएमके उनके काफी पुराने और काफी मजबूत अलायंस के तौर पे एक बड़े अलायंस के तौर पे। ठीक है, पहला सवाल मैंने उनसे यही पूछा था, एआईएडीएमके को लेकर ही पूछा था, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं आया है। भगवान भी नहीं बचा सकते हैं टीएमसी को, ये कह रही है कांग्रेस, तौसीफ खान जी। फिर ये दिल्ली में बैठकर विपक्षी इंडिया और बंगाल में बैठकर वहां पर एक दूसरे पर निशाना साधना, ये क्या दिखा रहा है? जल्दी से इस पर जवाब दीजिए, फिर आप बोलेगा शिवम। मैंने इस पे ऑलरेडी कहा आपको कि ये 2024 की तरफ इशारा नहीं है। 2024 में तो ममता बनर्जी की सरकार, अभी इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन तो 26 में होने हैं, 24 में तो असेंबली इलेक्शन होने, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है अधीर चौधरी जी का कि सरकार गिर जाएगी, वो शायद अभी का नहीं कह रहे, वो 26 की कह रहे हैं। तो पहले 24 देख लें, जब वो वक्त आएगा तब वो देखा जाएगा। हर लोगों को अपना सपना देखने का हक है। हर लोग चाहे अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, अपने वर्कर्स को ये कह सकते हैं कि वो जो सरकार बना लेंगे। हाँ। लेकिन आप गणित में कहाँ है, अभी आप 2024 की क्या तैयारी है उसको देखना चाहिए। रवि श्रीवास्तव जी, उसके बाद धीरेन्द्र जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। रवि श्रीवास्तव जी, एक तो अधीर रंजन चौधरी बंगाल में सरकार को कोई बचा नहीं सकता, इस तरह का बयान दे रहे हैं। उधर बाजवा साहब सरकार गिराने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की दोनों ही राज्यों में नजर है, फिर चुनी हुई सरकार को लेकर खासतौर पर, तो फिर क्या होगा 2024 का अगर इस तरह के बयान बड़े बड़े नेताओं के सामने आएंगे एक दूसरे के खिलाफ? तो मैं इन नेताओं के बयानों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि ये लोकल यूनिट्स जो हैं वो अपनी बात कहते रहते हैं। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में ऑर्डिनेंस के ऊपर वोटिंग होनी थी, तब भी यही स्थिति बनी थी कि दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उसने कहा था नहीं, हम बिल्कुल विरोध में हैं, हम बिल्कुल नहीं इसके साथ जाएंगे वगैरह वगैरह। मगर बाद में जो हाईकमांड है वो उसने प्रिवेल किया कि नहीं, ये एक गलत निर्णय है सरकार का और हम इसका विरोध करेंगे। हाँ। तो ये तरह की जो चीजें होती हैं, आप जानती हैं कि ये सब मीटिंग चल रही है, सीट सेटलमेंट की बातचीत चल रही है, तुरंत सारे पक्ष दल जो है वो बात कर रहे हैं। तो इस समय में अगर इंडिया अलायंस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में आता है या इंडिया अलायंस के किसी कोऑर्डिनेटर का स्टेटमेंट आता है, आप भी मानेंगे संसद भवन के भीतर सांसदों को व्हिप जारी कराकर या फिर एक लाइन का स्टेटमेंट निकालकर तमाम सांसदों को एक पक्ष में खड़ा किया जा सकता है, लेकिन जब आप चुनावी मैदान में जाएंगे तो वो कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है, वही पार्टियों को जिताता है। अगर वहां कार्यकर्ताओं और नेताओं में इस तरह की एक रूपता नहीं रहेगी तो फिर बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी का आप सामना कैसे करेंगे? वही जिन जिन राज्यों को लेकर, शिवम आप बोलिएगा, एक बार धीरेन्द्र जी का मैं सीधे रुक कर लेती हूँ। बीजेपी की मजबूती तो खत्म हो चुकी है। पहले तो आप जो टिकर है उसको ठीक कर लीजिए। 38 में से एक पार्टी निकल गई और 37 रह गई है। वो 37 में से ज्यादातर 25 का एक एमपी है उनके पास। तो ये बहुत बड़ा गठबंधन है, कितना मजबूत है। मैं इसे अंडा गठबंधन कहता हूं या गुंडा गठबंधन कहता हूं, क्योंकि पीछे खाली जियो लगाने की जरूरत है। अगर वो इंडिया अलायंस को घमंडिया अलायंस कह सकते हैं तो मुझे भी हक बनता है कि मैं उन्हें अंडा अलायंस या गुंडा अलायंस कहूं। शिवम त्यागी, जल्दी से आपकी टिप्पणी। धीरेन्द्र जी, फौरन आ रही हूं आपके पास। देखिए, घमंडिया इनको इसीलिए कहा गया कि सत्ता में नहीं है, हालात बेहद खराब है, बावजूद उसके इस तरह की भाषा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, तौसीफ ने जो कहा कि नहीं ये 2024 के लिए बयान नहीं है, ये 2026 के लिए बयान है, ऐसा कहा क्या? अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा नहीं कहा। और उनका डिटेल्ड स्टेटमेंट ऐसा है, इस समय जो बंगाल में हालत खराब है, 30 से ज्यादा लोग जो हैं वहां पर डेंगू की वजह से मर चुके हैं, उनकी मौत हो गई है, और ममता दीदी पिछले 12 दिनों से बाहर हैं। मैड्रिड में वो जिस तरीके से 3 लाख रुपए के कमरे में रह रही हैं, वैसे तो वो कहती हैं कि मैं कोई तनख्वाह नहीं लेती, लेकिन ये खर्चा कौन उठा रहा है, ये उनका पूरा डिटेल स्टेटमेंट है। छोड़ दीजिए से, किस तरीके से बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान 4 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के एक जगह घायल हुए और उसके बाद एक कार्यकर्ता कांग्रेस का मारा गया। उसके बाद भी अधीर रंजन चौधरी ने बार बार कहा कि इस पार्टी की समाप्ति तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता, और यहां पर रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं है, रूल ऑफ रूलर है। बावजूद उसके वो कहते हैं दिल्ली में आकर नहीं सब चंगासी नहीं है। और ये बयान 2024 के लिए ही है, और बात बिल्कुल सही भी है। आप यहां पर दिल्ली में आकर हो सकता है बैठकर एक जो है, जिन लोगों ने पार्टी खड़ी ही दूसरी पार्टी के साथ की हो या उसके खिलाफ की हो, आप यहां पर आकर कह सकते हैं कि नहीं हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता की
कितना मानती है, कार्यकर्ता कितना मानती है, लोकल लीडरशिप। और इनफैक्ट आज तो टीएमसी के सामने कांग्रेस के वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं बंगाल में। ये कहते हैं नहीं 24 के लिए नहीं 26 के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि आप ऊपर आकर मिल तो जरूर सकते हैं, लेकिन अंततः क्या होता है आपने देखा है, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर बिल पर लेकर आप यहां एक आम सहमति बना ले, लेकिन जनता के बीच में जब जाते हैं, जिस कार्यकर्ता ने लाठी ही दूसरी पार्टी से खाई है, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से खाई है। अब जैसे कि आरजेडी और जेडीयू की बात करें, जेडीयू की पैदाइश ही उस पार्टी के खिलाफ है। आप अगर आज सोचते हैं कि दोनों आकर मिल जाएंगे तो उसके हालात आपके सामने, आप 42 आप मिले हुए हैं। अब तो उनकी सरकार ही चल रही है जेडीयू आरजेडी की। वो तो पिछले 5 बार से इधर कभी उधर, आप लोग भी उनके इंतजार में रहते हैं, इसे कौन इनकार करेगा। शुभम त्यागी जी, आप लोग भी तो नीतीश कुमार के इंतजार में रहते हैं ना कि कब वो आए और जल्दी से शामिल करा लिया जाए। आपको एक सलमान खान की एक फिल्म का डायलॉग याद होगा कि मैं दिल में आता हूं समझ में नहीं। दिल में तो इस समय अरविंद नीतीश जी किसी के आते ही नहीं है बिहार में, लेकिन समझ में तो पूरे हिंदुस्तान में किसी के नहीं आते हैं। यूपीएससी में अगर ये क्वेश्चन डाल दे पर्टिकुलरली तो वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आज जिस तरीके से लड़ाई हुई है, जिस तरीके से उनका इतिहास रहा है, जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा उन्होंने दिया, शरद पवार को धोखा उन्होंने दिया, जीतन राम मांझी को धोखा उन्होंने दिया। इतनी बार तो बीजेपी को भी दिया, तो भी आप इंतजार में रहते हैं ना। ठीक है शिवम त्यागी जी। धीरेन्द्र जी, अब आपके पास आते हुए, ये तो विपक्षी इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है उस पर बाद में नजर रखिएगा। पहले तो आप लोग अपने घर का ही झगड़ा, मतलब एलजेपी के भीतर जो 2 गुट अलग अलग हैं, चाचा भतीजे के, उन्हीं में सीट बंटवारे को लेकर तालमेल नहीं हो पा रहा है। फिर कैसे बढ़ेंगे आगे आप लोग और कैसे मजबूती से दावा करेंगे यहां पर विपक्ष इंडिया के सामने लड़ने का बिहार में? चित्रा जी, हमारे गठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है। और चाचा भतीजे का बात कर रही है, घर के लड़ाई है। बिहार की लड़ाई अलग है। हमारे नेता बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता बिहार को फर्स्ट, बिहारी को फर्स्ट बनाना चाह रहे हैं। चिराग पासवान जी वो बिहार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, न कि परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग कैसे बढ़ेंगे? नीतीश कुमार जी कल दीनदयाल उपाध्याय जी के यहाँ जाकर उनके इशारे को समझना चाहिए, उनकी जयंती और मुझे उनके जयंती पर, और उनके इशारे को समझना चाहिए। और तो और मुझे गाने का मुखड़ा याद हो रहा है कि लालू जी धीरे चलना, सरकार में जरा संभलना, बड़ी धोखे है नीतीश की राह में। तो लालू जी की बड़ी चिंता हो रही है आप लोगों को? नहीं, वो तो तेजस्वी को साथ में लेकर गए थे ना। तेजस्वी जी को वो इसीलिए लेकर गए थे कि कहीं ना कहीं वो उन पर एक दबाव बनाना चाहते हैं, एक दूसरे पर दोनों दबाव बना रहे हैं। और वैसे भी नीतीश कुमार जी का कुर्सी खेलने का, वो रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए हैं। इस बार उनके रिवॉल्विंग चेयर का चक्का टूट गया है चित्रा जी, तो बैठे बैठे वो कहीं घूम नहीं सकते। इस बार उनको उस कुर्सी पर से पशुपति पारस जी उनके स्वागत करने के लिए बेचैन है। आप कह रहे हैं कि वो पता नहीं कौन से चेयर पर बैठे हुए हैं कि उसका एक पहिया टूट गया है। हाँ, नहीं, स्वागत करना हम करें कि अगर कुर्सी पर से चल के उतर के कहीं वो आते हैं तो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये बाद का विषय, ये हमारे गठबंधन का विषय तो है ही नहीं चित्रा जी। अभी तो उनको सोचना चाहिए जिनको मैं बोलता हूँ आई डाउट, एन डाउट, डी डाउट वाले गठबंधन के लोग जो हैं। अभी आपने बताया कि बंगाल में क्या लोग बोल रहे हैं, पंजाब में क्या कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इनको जैसे डंप की है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जी वहां गए थे अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए न चित्रा जी। वहां जाके उनको क्या मिला? और उनमें कमी या खासियत यही रही कि अभी तक व्यक्तिगत घोटाले के दाग उन पर नहीं है। और ये डाउट वाले जो गठबंधन है उसमें किसी को बड़ी ओहदा और बड़ी कुर्सी तभी मिलती है जो जितना बड़ा घोटाला किया हो। आई डाउट, एन डाउट वाले गठबंधन में उसको उतनी बड़ी कुर्सी दी जाती है। ये बात नीतीश कुमार जी को अब समझ में आ रही है। तो अब समझ में आ रही है तो अपने विचारधाराओं की तिलांजलि, वो उनका कोई विचारधारा नहीं, एक विचारधारा है वो कुर्सी पाना। कुर्सी के चलते बेचारे कभी दीनदयाल जी के चरणों में जा रहे हैं, कभी किसी और के चरणों में जा रहे हैं, कभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में अपना नाक रगड़ रहे हैं। लेकिन अब देखा जाएगा कि आगे बिहार की जनता चरणों में नाक रगड़ा, ये क्या है? ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो फोटो एक तो दौर था कि उनके साथ वो मंच तक शेयर नहीं करना चाहते थे। आज वो वहां पे डिनर भी कैंसिल कर दिया था। बिल्कुल, डिनर भी कैंसिल कर दिया, फिर आप डिनर में जाके और वो फोटो ऑफ कराते हैं। चलिए, एक बार गलती, एक बार हम लोगों ने माफ किया था। इस बार अगर उनकी बहुत इच्छा कर रही है कि नहीं यहाँ पे घुटन महसूस हो रही है तो सबसे पहले बिहार के लोगों से वो माफी मांग ले। ठीक है, फिर हम लोग सोचेंगे कि उनके साथ क्या किया जाएगा। मतलब आप लोग संदेश भी दे रहे हैं कि माफी मांग ले तो फिर सोचा जरूर जाएगा इस बात को लेकर। यही तो है ना राजनीति की चाल, जहाँ सब कुछ है गोलमाल। इसीलिए कार्यक्रम का हमने नाम रख दिया है टेढ़ी ये चाल। रविश श्रीवास्तव जी, लेकिन आपके पास आते हुए आप कह रहे हैं कि बीजेपी को मैं शून्य बोलना चाहूंगा, ये वो आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन एक आंकड़ा है और मुझे लगता है कि तथ्यों के साथ अगर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे तो जनता को भी मजा आएगा।
कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने टक्कर वाले जो राज्य हैं एमपी, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में 119 सीटें आती हैं। बीजेपी ने पिछली बार 112 सीटें यहां पर जीती थीं। इन राज्यों में इंडिया गठबंधन की मदद नहीं, बस कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होंगे। कांग्रेस को अकेले लड़ाई लड़नी होगी। त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय संघर्ष वाले राज्यों की बात करें, जिनमें महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है, दूसरे अन्य राज्य हैं, उनमें 102 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 91 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी और यहां पर जो क्षेत्रीय दल हैं उनके चेहरों को आगे रखकर कांग्रेस को पीछे से अपनी राजनीति को बढ़ाना होगा। तो यही तो बात है कि जहां पर कांग्रेस शासित है वहां पर तो चीजें सामान्य तरीके से सुलझ जा रही हैं, लेकिन जहां पर क्षेत्रीय दल हावी हैं वहां पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच तालमेल की स्थिति ठीक नहीं है। रवि श्रीवास्तव जी, चित्रा जी, आपके आंकड़ों से मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूं, आपके आंकड़े सत्यापित हैं और बिल्कुल ठीक आंकड़े हैं, मगर मेरा सिर्फ ये कहना है कि उसमें एक शब्द को कोष्ठक में रखिएगा। पिछली बार मणिपुर नहीं हुआ था, पिछली बार नूह नहीं हुआ था, पिछली बार संसद में रमेश पिधूड़ी ने उल्टे गंदे शब्द जो है वो दानिश अली को नहीं बोले थे। पिछली बार महंगाई की दर इतनी नहीं थी, पिछली बार देश के अंदर बेरोजगारी इतनी नहीं शायद नहीं थी, पिछली बार देश में महंगाई भी इतनी नहीं थी। पिछली बार को छोड़ दीजिए, अगली बार की बात करें। मेरा यह कहना है कि आप लोग कुछ, मैं समझता हूं आपने कहा इंडिया में कोहराम मचा हुआ है, तो इंडिया में कोहराम नहीं मचा, मुझे लगता है स्टूडियो में कोहराम ज्यादा मचा हुआ है। हाँ। शरद पवार पहुंच गए एक सम्मेलन में पुणे के अंदर, हाँ। वो मोदी जी के साथ बैठ गए, कोई फ्लाइट पकड़ के अपने घर जल्दी चला गया, नीतीश कुमार ने फ्लाइट पहले पकड़ ली, किसी ने कोई उदयनिधि स्टालिन के बयान के बारे में कोई और बयान दे दिया। तो ये चीजें जो है वो इंडिया अलायंस को कमजोर या मजबूत नहीं करती हैं। हाँ। ये चीजें अपनी जगह पर है, इंडिया अलायंस अपनी जगह पर है। रवि श्रीवास्तव जी, आजकल स्टूडियो पे आप लोगों की इतनी खास और पैनी नजर बनी हुई है ना, उसको कैसे शब्दों में बांधा जाए। अब मैं आ जाती हूँ, इस तरह के बयान तो या जेस्चर तो नेताओं के सामने आ रहे हैं, बयानबाजी तो नेताओं के सामने आ रही है। स्टूडियो में बैठकर तो हम सिर्फ डिबेट करते हैं उनके बयानों पर, तो बयान तो आप ही के नेता दे रहे हैं जिसके आधार पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उन्होंने पिछली बार कहते हुए बहुत सारी बातें शिवम जी गिनाई हैं। ये महंगाई भी नहीं थी, बेरोजगारी भी नहीं थी, नूह, मणिपुर सब गिना रहे हैं वो आप लोगों के लिए। मैं कहता हूं सब कुछ गिनाना चाहिए, लेकिन उनको शायद महंगाई दर पता ही नहीं है कितनी थी पिछली बार और कितनी थी है इस बार और कितनी थी यूपीए के समय में। और जहां तक इन्होंने तमाम चीजों पर बात की कि ये जो बयान है, ये बयान जो लगातार आते हैं, इससे स्टूडियो में ज्यादा हंगामा है। अगर नीतीश जी पूरा कम से कम 3 महीना पूरा देश घूमेंगे, अपने मेहनत करेंगे, इतना तेल जलाएंगे, हवाई जहाज से इधर से लेकर उधर घूमेंगे और मीटिंग से सही पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से सही 15 मिनट पहले वो निकल जाएंगे ये कहते हुए कि नहीं कुछ जरूरी मीटिंग आन पड़ी इसलिए मुझे जाना पड़ा, तो जाहिर है सवाल जवाब तो उस पर होंगे ही। जहां तक बात उदयनिधि स्टालिन की इन्होंने की, मैं मानता हूं कि उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया उस पर तो जितनी भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है। आपको जो है दानिश के बयान को लेकर आपको इतना इचिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उदयनिधि स्टालिन इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर और तमाम नेता घमंडिया के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं उस पर तो डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप कहते हैं कि सनातन पर अगर कोई गाली देता है तो उस पर डिस्कशन भी मत कीजिए, बाकी इसके अलावा अगर दानिश को कोई कुछ कहता है तो उस पर डिस्कशन कीजिए। हम कहते हैं दोनों पर कीजिए, यही तो आप दिखाते हैं अपना चरित्र। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, बात साफ है, आपने जो राज्य दर राज्य की बात बताई है और क्षेत्रीय पार्टियों की बताई है, यहां पर मलूक नागर जी और उनकी पार्टी लाइव एग्जाम्पल है। जहां पर भी कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ आती है या रहती है, कहीं ना कहीं उस पार्टी को वैसे खत्म कर देती है। राजस्थान में मलूक नागर जी के साथ एमएलए लेकर वो चले गए, उसके अलावा उत्तराखंड में उन्होंने एमएलए लिए, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी वो एमएलए लेकर गई। तो उनको तो डर बहुत ज्यादा है, मतलब वो घमंडिया के साथ आए ना आए, इस बात से पहले तो उनको ये इंश्योर करना है कि अगर आए तो ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी पार्टी ही खत्म हो जाए। तो इसी वजह से वो क्लियर नहीं है, डर है, इसी वजह से क्लियर नहीं है कि किधर जाना है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि राजस्थान में ये 6 विधायक हमारे तोड़ के ले गए, हम सपोर्ट कर रहे थे। मध्य प्रदेश में 7 विधायक तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए, हम सपोर्ट कर रहे थे। उत्तराखंड में 3 ले गए। लेकिन त्यागी जी की ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही कि जहां तक दानिश अली की बात है, दानिश अली जी के साथ गलत हुआ। ये भारतीय परंपरा और भारतीय संसद प्रणाली के लिए शर्म की बात है। उसका बिल्कुल भी इन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सनातन के लिए कोई बोलता है तो हम खुल के बाहर आते हैं और एकदम कहते हैं कि सनातन के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो ये ठीक बात नहीं है, देश के लिए भी और देश की जनता के लिए भी।
तो दोनों बातों को एक साथ क्लब नहीं करा जा सकता। सनातन के लिए कोई गलत बोलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि दानिश अली के लिए गलत बोला जाए। दोनों अलग अलग चीजें। सनातन के खिलाफ बिल्कुल गलत नहीं बोला जाए और दानिश अली के लिए भी ऐसी बात नहीं बोली जानी चाहिए। ठीक है, एक लाइन में जल्दी से। सनातन संस्कृति के तहत ही सर्वधर्म संभाव के मद्देनजर मैं ये कह रहा हूं कि जो बोला गया दानिश अली को भारतीय जनता पार्टी या फिर उसके कोई भी नेता उस भाषा के समर्थन में बिल्कुल नहीं अरे है। आप भी कह सकते हैं उनके समर्थन में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? पलट कर पूछा जाएगा ना, नई संसद में क्या इस तरह की भाषा बर्दाश्त की जानी चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। विषय जो है ऑलरेडी स्पीकर महोदय के पास है, वो उस पर जो भी निर्णय लेंगे। एक विषय उनका है, दूसरा विषय बिदुड़ी जी का है, दोनों के विषय उनके सामने और मुझे लगता है उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक अलायंस पिछले 3 महीने से लगातार सनातन को गाली देते जा रहा है और उसके ऊपर ना ही तो किसी ने यह कहा कि हम कंडेम करते हैं, ना ही किसी ने यह कहा कि हम गलत हुआ ये, ना ही किसी ने उदयनिधि स्टालिन को कुछ कहा, ना जूनियर खड़गे को कुछ कहा, ना सीनियर खड़गे को कुछ कहा। इसके अलावा जितने भी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं ना उनको कुछ कहा गया। इसके अलावा अगर मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करूं उनको कुछ कहा गया। इतने सारे लाइन है, सीरीज है, लेकिन उस पर किसी को कोई आपत्ति या दिक्कत नहीं हुई, उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। उल्टा उनको यह बता दिया गया केसी वेणुगोपाल द्वारा कि ये तो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस होते हुए ये कहते हैं कि जो वो बयान था उस भाषा का कोई समर्थन नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरह की अभद्र भाषा का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता, चाहे वो दक्षिण से आवाज उठे या संसद के भीतर से किसी सांसद की ओर से टिप्पणी की जाए। लेकिन इन सब के इतर किसमें कितना है दम, आ देखे जरा। बार बार दोनों ही पार्टियों की ओर से एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया कहा जा रहा है। लेकिन 2024 की राजनीति में किसकी नैया लगेगी, किस मुद्दे पर पार, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।